हे एवरीवन, वेलकम टू मैन अकेडमी चैनल। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आपके पास बचे हैं सिर्फ 7 मंथ, ठीक है। यू हैव ओनली लेफ्टेड फॉर योर एग्जाम नीट 2026, ओनली 7 मंथ। अगर आपके पास 7 मंथ है तो आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें जिनको आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यू हैव टू अवॉइड दैट, ठीक है। वो चीज़ें मैं बताऊंगी जो आपको करना है और वो चीज़ें जो आपको नहीं करना है। चलिए पहले बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको करना है और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से मजबूत करना है। वो थिंग्स हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल, फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस। पहला क्या है, व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना है। अगर आपने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की है तो आपको अभी से लग जाना है, पहला, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू सेट योर माइंड सेट, ठीक है। आपका माइंड सेट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कि अगर आपने सोचा है कि आपको नीट का एग्ज़ाम देना है 2026 का, तो आपको पहले अपना माइंडसेट को एकदम क्लियर विज़न रखना है। आपको पूरे पॉजिटिव के साथ ये काम करना है कि हमें नीट क्रैक करना है, नो मैटर व्हाट विल बी हैपन इन दिस टाइम, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपने नहीं स्टार्ट किया, तो आप ये मत सोचिए कि आपके पास बस 7 महीने, आपके पास 7 महीने है ना, जो चले गए वापस नहीं आएंगे, जो अभी बचे हुए हैं वो तो आने वाले हैं। तो आप उसमें सोचिए कि आपको ऐसा क्या करना है कि आप 7 महीने में अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सके, अपना रिवीजन भी कर सके और साथ में मॉक टेस्ट भी दे सके। तो पहले आपको क्या करना, अपना माइंडसेट बनाना है। आपको अपने गोल को क्या करना है, एकदम पूरे तरीके से फोकस्ड हो जाना अपने गोल को। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बन के ही रहना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने कहीं से भी कोई बैचेस नहीं लिया है, कहीं से कुछ नहीं पढ़ा, तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब से पढ़ सकते हैं या फिर आप कोई बैच परचेस भी कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं, तो आप वहाँ से भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करना, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना। फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस, ठीक है। आपको पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप दिसंबर तक कर लेते तो वेरी गुड, नहीं हो रहा है तो आप मोस्ट प्रोबेबली मिड फरवरी तक तो ज़रूर कर लीजिए। ये लास्ट डेडलाइन होना चाहिए सिलेबस का, ठीक है। सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस के साथ साथ आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। और जो भी टेस्ट हो रहे होंगे आपके संडे बाई संडे, उन टेस्ट को भी देना है। अगर आपका सिलेबस टेस्ट का हो रहा है, नहीं हो रहा है, नो मैटर व्हाट, ठीक है, लेकिन टेस्ट दीजिए। आप थोड़ी सी अपनी हैबिट को चेंज करिए, आप वो इन्वायरमेंट को झेलने की कोशिश करिए जिस इन्वायरमेंट में आपको 3 घंटे रह के पेपर देने हैं पूरे, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है दिसंबर या फिर मिड फरवरी तक। डेडलाइन तो यही रहना चाहिए कि दिसंबर तक, नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल है, तो आप मिड फरवरी तक तो ज़रूर करिए, ठीक है। ये यहाँ तक ही होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो कोई बुरी बात नहीं है, बट हाँ, कहीं ना कहीं आपको रिवीजन में थोड़ा कम टाइम मिलेगा। आपको लगेगा कि चीज़ें बहुत अभी इधर उधर है, अभी मुझे यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था, अभी मुझे PYQ देखना था, अभी ये करना था, वो करना था, बहुत सारे काम जो होंगे आपके पेंडिंग में रह जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको दिसंबर तक, जनवरी तक, फरवरी तक तो कंप्लीट कर ही लेना है सिलेबस को। इसके अलावा आप सिलेबस जब भी कंप्लीट कर रहे हैं, अगर आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, अगर आपने फिजिक्स का 1D 2D पढ़ लिया, ठीक है, तो अगर आप आगे की चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि पीछे के चैप्टर को देख ही नहीं रहे हैं, आप उसको लास्ट में ही देखेंगे। ऐसा नहीं करना है। आपको एवरी वीक नहीं तो आप हर 10 दिन में, एवरी 10 डे में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। जो आपने पुराना पढ़ा है, करंटली जो पढ़ रहे हैं उसको तो देख के जाइए कि आगे क्या पढ़ाने वाले हैं टीचर, लेकिन जो आपने पुराना पढ़ रखा है, जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर, उनको क्या करना है, आपको हर 10 दिन में एक बार, सिर्फ एक बार देखना, रिवाइज करना है। इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें रिकॉल होंगी। जब रिकॉल होंगी तो आपको चीज़ें आसान होती हुई नजर आएंगी। फिर आपको ये टेंशन नहीं होगा कि अभी जो सिलेबस आगे बढ़ रहा है हम पीछे वाला भूल तो नहीं रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सिलेबस के साथ साथ आपको रिविज़न करना है। जो ओल्ड चीज़ें हैं, जो पुरानी आपने पढ़ रखा है, उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। और हाँ, टेस्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये सोच के नहीं छोड़ना है कि अभी सिलेबस हुआ नहीं टेस्ट का, मेरा करंटली कुछ और चल रहा है, मेरे बैकलॉग्स लगे हुए हैं, मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट को देना है, इसलिए देना है क्योंकि जब टेस्ट देने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि लेवल ऑफ क्वेश्चन कहाँ है, आप क्या गलती कर रहे हैं, आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं, या फिर आपको एंजाइटी आ रही है, या टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है। इससे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको क्या क्या उस टाइम हो रहा है। वो जो टाइम होगा 2 से 5, उसमें आपके अंदर कौन कौन से चेंजेस आएंगे कि आप पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि क्या आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं, क्या आप क्वेश्चन को इतनी जल्दी से पढ़ पा रहे हैं जितनी एक्यूरेसी से आपको आंसर देना है, क्या आप कोई सिली मिस्टेक करके आ रहे हैं, क्या आप ओएमआर में गलत बबल्स भर के आ रहे हैं। ये सारी चीज़ों को यहीं पे दूर किया जाएगा। लास्ट टाइम में कुछ नहीं होगा। अभी से अगर आप स्टार्ट कर दिए हैं मॉक टेस्ट देना, ठीक है, टेस्ट देना, तो कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखेंगे।
बट हाँ सिलेबस तो कंप्लीट करना ही करना है। ये नहीं कि हम सिलेबस को छोड़ के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो पीछे का भूल रहे हैं, ऐसा नहीं करना। पुरानी चीज़ों को भी साथ में लेके थोड़ा थोड़ा चलना है, बहुत नहीं लेके चलना। अगर आप 1-2 चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, जितने जब भी आपको टाइम लगता है, अगर संडे करते हैं तो आप ज़रूर करिए, ठीक है। इसके अलावा आपको और क्या नहीं करना है, आपको फालतू के कोई भी वीडियोस नहीं देखने हैं। आपको बनाना है अपना डेली रूटीन, ठीक है। आपको क्या बनाना है, अपना डेली रूटीन। आप खुद बनाइए डेली रूटीन कि आप कितने टाइम लेक्चर्स को देते हैं, कितने टाइम आपके क्लासेस हैं जो लेक्चर्स हैं, कितने टाइम आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कितने टाइम में आप रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन का भी एक अलग स्लॉट होना चाहिए कि जो अगर आप करंटली सिलेबस पढ़ रहे हैं तो आप उसमें भी देखिए कि आपका अभी जो चल रहा है उसमें भी आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आप क्वेश्चन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, उसके लिए भी अलग से रिविज़न करिए। साथ में आप ये देखिए कि जो आपने करंटली पढ़ा है, आपने उसके PYQ लगाए हैं, मॉड्यूल सॉल्व किए हैं कि नहीं, उनको भी साथ में करते रहिए। ये नहीं करना है कि सिलेबस कंप्लीट हुआ, टीचर ने जो पढ़ा दिया पढ़ लिया, अब मॉड्यूल PYQ ये सब लास्ट में करेंगे। नो, इट्स योर बिग मिस्टेक। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट तो उस समय बिल्ड हुए हैं, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया तो आप कहीं ना कहीं कुछ भूल जाएंगे, ठीक है। तो आपको लगेगा कि इस चैप्टर को मैं फिर से ही पढ़ लेता, तो ऐसा नहीं करना है। पहले आपका एक माइंडसेट होना चाहिए कि आपको नीट क्रैक करना है, ठीक है। आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए अपने गोल के लिए। फिर अपने गोल पे फोकस होना है कि अगर नीट करना है तो नीट करना है, इसके अलावा कुछ और नहीं करना है, ठीक है। अभी 7 महीने के लिए आपको अपना सिलेबस दिसंबर तक करिए या फिर मिड फरवरी तक बाय कर दीजिए, पूरी तरीके से कंप्लीटेड कर देना है। साथ में जो पुराने सिलेबस हो चुके हैं, मीन्स जो पुराने चैप्टर्स हो चुके हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में, उनको भी क्या करना है, हर 10 दिन में, हर 5 दिन में, जब भी आपको टाइम लगता है, ठीक है, आप थोड़ा रिवाइज करिए, थोड़ा, ज़्यादा नहीं कि एक ही दिन में आप 10 चैप्टर लेके बैठ जाएं, ऐसा नहीं करना है। आपको 2 चैप्टर या 3 चैप्टर जैसे लगता है, आपकी जैसे इफिशियंसी हो उस अकॉर्डिंग, जैसे आपका टाइम हो उस अकॉर्डिंग आपको क्या करना, रिविज़न करते रहना है, ठीक है। इसके अलावा जो भी टेस्ट्स होंगे उनको टेस्ट दीजिए, उसको और बहुत अच्छे से क्या करिए, एनालिसिस करिए कि कौन से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। 1-2 घंटे तो एनालिसिस के लिए निकालिए, ठीक है। अगर 1-2 घंटे में नहीं हो रहा, 4 घंटे में है तो 4 घंटे निकालिए, देखिए कि कौन से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन को बस आपने देखा, थोड़ा पढ़ा, आंसर आ गया तुरंत। ये भी देखिए कि किस में आपकी स्पीड है, किस में आपकी गलतियाँ हैं, किस में आप कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं, किस में आप फॉर्मूला भूल जा रहे हैं, किस में आपने बबल्स गलत भर दिए। तो ये सारी चीज़ों को एनालिसिस करिए, अपने आप पे एनालिसिस करिए कि आप अगर जा रहे हैं टेस्ट देने तो आपका टाइम मैनेजमेंट क्या है, आप कितने टाइम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द बच्चे जो टेस्ट में क्या करते हैं, स्टार्टिंग किससे करते हैं, बायोलॉजी से, ठीक है। सबसे पहले बायोलॉजी का पेपर अटेम्प्ट करते हैं, फिर केमिस्ट्री का करेंगे एंड लास्ट फिजिक्स का करेंगे। तो आप ये भी देखिए एग्जाम हॉल में या टेस्ट में देखिए कि जो बायोलॉजी है आप कितने मिनट में कर रहे हैं, 20 मिनट्स में कर रहे हैं या फिर आपका 40 मिनट लग रहा है या फिर 1 आवर सिर्फ बायोलॉजी को दे रहे हैं कि आपने इतने टाइम में इस पेपर को सॉल्व किया है। तो केमिस्ट्री को कितना टाइम दे रही है, ये टाइम भी देखना इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से अगर आप बायोलॉजी की ये बात करूँ तो आपको 25 मिनट्स में, ठीक है, 25 या फिर मैं बोलूँ 30 मिनट में, ठीक है, इतने टाइम में ही आपको बायोलॉजी का पेपर अटेम्प्ट कर लेना है, क्योंकि बायोलॉजी पूरी एनसीईआरटी से ही आती है, ठीक है। बात करते हो केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में हाँ थोड़ा सा न्यूमेरिकल हो सकता है, थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल सोचना पड़ सकता है, तो इसके लिए भी आप 45 मिनट तो दे दीजिए, 45 नहीं तो 50 मिनट, ठीक है। मान लीजिए 1 आवर भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 आवर में कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते हैं, तो ठीक है 45 मिनट तो बहुत अच्छा है अगर आप इतने टाइम में करते हैं। अगर इतने टाइम में नहीं तो 1 घंटे से ज़्यादा मत दीजिए। और बाकी के टाइम कितने बचे हुए हैं आपके पास, पूरे बच्चे होंगे आराम से 2 घंटे, ठीक है, आराम से आपके पास 2 घंटे होंगे। तो 2 घंटे में भी आपको क्या करना, OMR भरना है और साथ में आपको क्या करना, फिजिक्स अटेम्प्ट करना है। तो आप क्या करिए, 1.5 घंटे में फिजिक्स अटेम्प्ट करिए और OMR को भरते रहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि पूरा एक बार पेपर को सॉल्व कर लिया, लास्ट में सोचते हैं OMR भरेंगे, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। क्योंकि लास्ट में क्या होता है ना कि अगर टाइम कम है तो आप टेंशन में आ जाएंगे, आपको डर लग जाएगा और आपके बबल्स इधर उधर कहीं गलत भर जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि अगर आपने बायोलॉजी से ही स्टार्ट किया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, टाइम को देखना है कि आप 30 मिनट में कर रहे हैं कि 20 मिनट में कर पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, 1 घंटा लग जा रहा है, बाकी टाइम नहीं मिल पा रहा है, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी यही सही किया जाएगा, ठीक है। अगर आपने बायोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट किया तो फिर क्या करना है आपको,
तुरंत 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 जो 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 आंसर आ रहा है आपको उसको क्या करना है, आपको बबल्स कर लेना है। पूरा बायोलॉजी का एक साथ कर लो, फिर इसके बाद अपने OMR में फटाफट फटाफट भर लो, ठीक है। जो नहीं आए हैं उसको आप टिक कर लीजिए, बाद में उस क्वेश्चन को फिर से रीअटेम्प्ट करिएगा। फिर केमिस्ट्री में भी यही करना, केमिस्ट्री में जो जो क्वेश्चन आपने कर लिया है फिर से उसके बबल्स को भरिए फटाफट फटाफट। इससे क्या होगा कि आपने जितने क्वेश्चन खुद से किए हैं, अटेम्प्ट किए हैं, उतने क्वेश्चन आपने OMR में भी फिलअप कर दिए हैं, तो नो टेंशन, आप एकदम निश्चिंत होंगे। फिर फिजिक्स में भी यही करना है कि फिजिक्स में जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं फटाफट फटाफट उसको करते जाने हैं, फटाफट फटाफट बबल्स बनाने हैं। एक राउंड कंप्लीट हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आ ही नहीं रहे होंगे दिमाग में, कुछ के फॉर्मूले नहीं आ रहे, कुछ के कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे, फिर से दोबारा से क्वेश्चन पेपर उठाइए, फटाफट 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 देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन छूटे हैं। ऐसा नहीं करना कि उस पर टिक नहीं लगाना है। जो क्वेश्चन नहीं आपने किए हैं, नहीं समझ में आ रहा, उसको प्लीज़ सर्कल कर लीजिए या फिर टिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा से क्वेश्चन पेपर को रीअटेम्प्ट करें तो आप फिर से देख पाए कि किस क्वेश्चन पे ही आपको काम करना है, ताकि आप उस क्वेश्चन को ही सॉल्व करें, इधर उधर ढूंढना ना पड़े कि कौन सा क्वेश्चन मैंने छोड़ा था। ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे भी टाइम जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन पहले तो जो आ रहा है उसको करिए, आपको अपने OMR में भी फिलअप कर लेना है, साथ में ये देखना है कि आपने उन क्वेश्चन को जो नहीं आ रहे रीअटेम्प्ट करना, उनको टिक करना है। फिर दोबारा से जब सेकंड टाइम रीअटेम्प्ट करिए तो वहाँ पे देखिए फटाफट उसको करिए अपने OMR में। इससे क्या होगा कि अगर आप साथ साथ में OMR भरेंगे तो आपको पहली चीज़ बबल्स नहीं गलत होंगे। अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 बबल हैं, फिर यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे 4 बबल हैं, सपोज करिए। अगर मान लीजिए किसी ये 1 है, ये 2 है, 2 का आंसर मान लीजिए B है, तो आप इसको इस तरीके से पहले छोटी सी बिंदी बनाइए। मान लीजिए इसका 3 है, इस तरीके से जो जो आपने OMR में भरना है पहले आप उसको छोटा सा डॉट बनाइए, छोटी सी बिंदी बनाइए, फिर इसको सर्कल करना स्टार्ट करिए। इससे क्या होगा कि आपकी गलती कम हो जाएगी, ठीक है। सर्कल तो पूरा करना, इससे आपकी गलती कम होगी। क्यों? अगर आप डायरेक्टली इसको भर रहे हैं तो पता चला कि ये सेकंड का B नहीं C था, तो आपका तो आंसर गलत हो गया। तो आपको क्या करना है, पहले जो भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है जिसका आपको आंसर पता है, मान लीजिए 1 का सेकंड है, तो आप थोड़ा सा छोटा सा डॉट बनाइए, छोटा सा, फिर उसको रंगना स्टार्ट करिए, भरना स्टार्ट करिए। तो आपको ऐसे करना है। साथ में ये भी देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने छोड़ने हैं। अगर आपने थर्ड अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको थर्ड का छोड़ना है, ये नहीं कि फोर्थ वाले इसमें भर देना है, तो पूरा सीरीज ही गलत हो जाएगी, पूरा ही गलत हो जाएगा आपका OMR, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। इसके अलावा अगर आप किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया है, कोई चैप्टर पढ़ लिया है, चैप्टर आपको आ गया है समझ में, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन करने में, तो पहले आपको क्या करना है कि चैप्टर कंप्लीट हुआ, नो प्रॉब्लम, उसको रिवीजन करिए, उस टॉपिक को रिवाइज करिए जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, 2-3 बार रिवीजन करिए। नहीं समझ में आ रहा है तब जाके आप क्या करिए कि किसी टीचर का यूट्यूब से या फिर अगर आप ऑनलाइन पढ़ते फिर से दोबारा से उसका वीडियो देखिए, ठीक है। इससे क्या होगा, उस टॉपिक में क्लियरिटी मिलेगी। और ये सारी चीज़ें आपको तब पता चलेगी जब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही नहीं पता चलेंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे आप, या तो DPP जो भी मिलता है आपके इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन ऑफलाइन, उसको सॉल्व करिए। इसके अलावा आपको क्या करना है, PYQ करना है। देखिए क्वेश्चन के रिसोर्सेज बता दूं मैं, क्वेश्चन आपको कहाँ कहाँ से करने हैं, क्वेश्चन के रिसोर्सेज। पहला, अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी पढ़ते हैं वहाँ पे DPP वगैरह मिलते हैं, उनको सॉल्व करिए, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकेंड, आपको क्या करना है, PYQ देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन अब तक पूछे जा रहे हैं, क्या है पैटर्न, कहाँ कहाँ से टॉपिक्स को घुमाए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ के टॉपिक्स को ज़्यादा एग्जामिनर पसंद कर रहा है, ठीक है, उनको करना है। फिर आपको मॉडल अगर आपके पास है, वेरी नाइस, ठीक है। अगर मॉडल नहीं है तो आप कोई भी, ठीक है, एक बुक पकड़िएगा, कोई एक बुक, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, बस एक ही बुक लीजिएगा किसी भी अच्छे ऑथर का, ठीक है। ऑथर का कोई अच्छी बुक लीजिए, ठीक है, जो आप फॉलो कर सके, ठीक है। जितना भी 7 मंथ है, कम टाइम है, आपको इसमें सारी चीज़ें करनी है तो उसको फॉलो कर सके, बस एक ही बुक करिएगा। ये नहीं कि कोई कह रहा है कि इनका ले लो बुक, इनके लिए बहुत अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनका अच्छा है, तो ऐसे ढेर सारी किताबों का इकट्ठा नहीं करना है, एक ही किताब को आपको फॉलो करना है। मॉडल है तो वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ होंगी, ठीक है। अगर कोई बुक को कोई फॉलो कर रहे वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट एक ही बुक रहे तो बेहतर होगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मॉडल वगैरह भी हो गए, PYQ भी हो गया, तो आपको क्या करना है, NCERT, ठीक है। NCERT ना पहले आपको किताब पढ़नी है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो। देखिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए तो NCERT पूरा भर भर के करना है, ठीक है। NCERT बुक पढ़ना है, उसमें आप देखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है, जो एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो भी कर लीजिए आप, ठीक है। एक सॉल्व है तो क्या हुआ,
एक्चुअली कॉन्सेप्ट तो रिपीट होंगे, वो करना है। इसके अलावा इंडेक्स के जो क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए रहते हैं ना, जो कोई टॉपिक खत्म होता है उनको करिए। साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सॉल्व करिए, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, नीट में रिपीट होते हैं। स्पेशली बायोलॉजी में भी देखा मैंने, फिजिक्स में भी देखा, केमिस्ट्री, तीनों में देखा, ठीक है, रिपीट होते हैं। अगर रिपीट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं तो बस 2 जगह से होते हैं, एक तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, दूसरा इंडेक्स वाले क्वेश्चन से होते हैं बहुत बार, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास क्वेश्चन के लिए ये सोच रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, तो अगर आप किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी इंस्टीट्यूट में जुड़े हुए हैं तो आपके पास डीपीपी वगैरह मिलता होगा, आप उसे सॉल्व करिए। नोट्स में क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करिए, जो बन रहे हैं ठीक है, नहीं बन रहे उनको तो बार बार देखिए कि क्यों नहीं बन रहे, कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व, उसको करिए। पीवाईक्यू ज़रूर देखने हैं, चाहे कोई कितना कुछ कह दे कि पीवाईक्यू इस टाइप का इस बार नीट और टफ होगा, ये होगा, नो प्रॉब्लम, होने तो टफ, सबके लिए टफ होगा। आपने पीवाईक्यू देखना है, 38 ईयर का पीवाईक्यू देख के जाना। अब वो छोड़ दीजिए कि 2020-25 तक ही देख के 5-6 साल का जाना, नहीं 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 भाई, 38 ईयर का आपको क्या करना है, पूरा पीवाईक्यू देख के जाना है। इतने साल का आप देखेंगे तो आपको खुद ही एक्सपीरियंस हो जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, कितना घुमा सकता है, ठीक है। सबसे बोल सकते हैं कि सबसे टफ टाइम कब था, जब 1998, 1999, 1996 इस टाइम जब जो पेपर होते थे मेडिकल के, उनके जो क्वेश्चन थे वो टफ होते थे। तो अगर बहुत टफ होगा तो उस लेवल का आएगा, उससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको 38 ईयर्स के ज़रूर पीवाईक्यू करनी, 38 ईयर्स के, ओके। इसके अलावा अगर मॉड्यूल है तो ठीक है, नहीं है तो आप किसी भी ऑथर की किताब ले लीजिए, उनसे करिए। अगर ये भी नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी है ना आपके पास, एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल की बात करें, जो एग्जाम्पल सॉल्व हो चुके हैं उनके क्वेश्चन करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो इंडेक्स के क्वेश्चन हैं उनको करिए, क्योंकि वो तो सॉल्व नहीं है, हाँ उनके आंसर तो एनसीईआरटी के लास्ट में दिए होते हैं ना आंसर, एनसीईआरटी जहाँ चैप्टर खत्म होता है, एकदम किताब खत्म होने वाली होती है, वहाँ पे आंसर दिए होते हैं, ठीक है, उनसे करिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को तो पूरा करके जाना है, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्योंकि यहाँ से रिपीट होते हैं क्वेश्चन, रिपीट कहाँ से होते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल से, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल से, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से होते हैं। इसके अलावा पीवाईक्यू से कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाते हैं, या फिर कभी कभी न्यूमेरिकल चेंज करके वही सेम क्वेश्चन उठा के दे देते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके बावजूद भी आपके नंबर कम आ रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपने रिवीजन कम किया है। अगर आप इतनी सारी चीज़ें करके जा रहे हैं, कोई एक टेस्ट देने, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका टेस्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स का, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स का, तो आपने पहले क्या करना है, टीचर ने जो पढ़ाया है उनकी नोट्स को बढ़िया से पढ़िए, रिवीजन करिए, जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उसको करिए खुद से। इसके अलावा आपको क्या करना है, डीपीपी लगाना है उनका, ठीक है, ये हो गया। मॉड्यूल लगाते हैं तो बहुत बेहतर है, पीवाईक्यू ज़रूर लगाइए, पहले पीवाईक्यू को प्रायोरिटी दीजिए, मॉड्यूल से पहले पीवाईक्यू देखिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मॉड्यूल लगा रहे हैं किसी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का, फिर इसके बाद भी क्वेश्चन नहीं बन रहे, क्यों, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पीवाईक्यू नहीं देखा। तो पहले पीवाईक्यू करिए, फिर पीवाईक्यू के बाद अगर एनसीईआरटी करते हैं तो बेस्ट है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल सब करिए, फिर जाके मॉड्यूल सॉल्व करिए। तो इससे क्या होगा, आपके जो नंबर थे वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होंगे। टेस्ट को अटेम्प्ट करने की जो आइडिया है क्या है, पहले बायोलॉजी, फिर है केमिस्ट्री एंड देन है फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं बायोलॉजी से इसलिए कहती हूँ क्योंकि 50% ऑफ द जो पेपर होते हैं बायोलॉजी के होते हैं। अगर आपने बायोलॉजी के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द कंप्लीट कर लिया तो कहीं ना कहीं 50% को तो आपने टच कर ही लिया है पेपर को, ठीक है। तो इसको क्या करना, आपको 20 to 25 मिनट में कंप्लीट करना है। अगर केमिस्ट्री की बात करती हूँ तो 45 मिनट या 1 आवर्स में ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा। और बाकी के टाइम जो है लगभग 1.5 घंटा, वो किसको दे सकते हैं, आप फिजिक्स को दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अगर फिजिक्स कर रहे हैं या फिर बायोलॉजी कर रहे हैं तो उसी के साथ साथ आपको ओएमआर भी भरते चलना है, अलग से टाइम बिल्कुल नहीं देना है। 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे एक एक सेक्शन को आपको कंप्लीट करने में, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जल्दी जल्दी ओएमआर को भी साथ में बढ़ना है, और साथ में ये भी देखना है कि आपने ज़्यादा टाइम किस में लगाया, कौन से क्वेश्चन गलत हुए, आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। कौन सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। देखिए गलती तो सब इंसान करता है, कोई ऐसा नहीं है कि गलती नहीं करता है। गलती ये है कि आप पहले तो कुछ भी आप लाइफ में कर रहे हैं, कोई भी अनदर काम कर रहे हैं, कुछ भी XYZ, तो प्लीज़ अगर वो कर रहे हैं तो उसे कम कर दीजिए या उसे छोड़ दीजिए फिलहाल अभी 7 मंथ के लिए। आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, अपनी स्टडी को देनी है। अगर अपना आप फ्यूचर अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपनी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ स्टडी को देनी है फिलहाल के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सारे काम छोड़ दीजिए। देखिए सबका अपना पर्सनल ओपिनियन है, मेरा भी एक पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो आप उसको शिद्दत से करिए, तभी
तभी आप उसमें अच्छा एक्वायर कर सकते हैं, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ कमी होने की वजह से आप उस चीज़ से वंचित हो सकते हैं। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, नीट क्रैक करना चाहते हैं 2026, तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, पूरी तरीके से एकदम डेडिकेटेड हो जाना है। सिर्फ 7 मंथ की बात है भाई, 7 महीने में कोई अगर जा रहा है तो जाने दो, आ रहा है तो आने दो, लेकिन आपको क्या करना है, एकदम शांत रहना अंदर से, ठीक है। 7 मंथ में क्या हो रहा है बाहर दुनिया में, नो प्रॉब्लम, क्या चल रहा है घर में, नो प्रॉब्लम, फंक्शन है, शादी है, क्या है, XYZ, आपसे कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ 7 महीने दीजिए, फिर 7 महीने बाद आपका निकल गया, किसके घर में क्या चल रहा है लोग आपके कान में खुद ला के खबर देंगे, तो नो टेंशन, ठीक है। 7 महीने सिर्फ आपको क्या देना है, प्रायोरिटी किसको देना है, सिर्फ स्टडी को देना है। इसके अलावा आपका एक रूटीन होना चाहिए, आपका सोने का उठने का एक टाइम फिक्स होना चाहिए। सोने उठने का टाइम मैं इसलिए फिक्स बता रही हूँ कि बहुत बार क्या होता है कि बहुत स्टूडेंट रात भर पढ़ लिए पूरा, सुबह में सो रहे हैं, मान लीजिए 6 AM में सो रहे हैं, ठीक है। 6 AM में सोएगा कोई इंसान तो 12 PM तक उठेगा या फिर उसके बाद उठेगा, आधा दिन तो चला गया, ठीक है, आधा दिन चला गया, फिर उसमें उठना, सारा काम करना अपना, उसका 3-4 बज गया और उसमें भी उसका सारा काम हो नहीं पाएगा, फिर से वो रात हो जाएगी, फिर से कितना भी पढ़ने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं उसके हेडेक, हर चीज़ की प्रॉब्लम है। ये दिन इसीलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक्टिव रहे दिन के टाइम, रात का समय इसीलिए होता है, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी कहती है रेस्ट करो। अगर हम रात के समय में पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके लिए, जिसके लिए, बहुत लोगों के लिए क्या होता है, रात सुटेबल लगता है, दिन बहुत अच्छा होता है, तो सबका अपना अपना एक अलग ओपिनियन है। अगर बहुत लोग चाहते हैं कि अपने दिन की शुरुआत अच्छी करें तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना है, एक मॉर्निंग रूटीन फॉलो करना। मॉर्निंग रूटीन में क्या करना है, आपको सुबह सुबह उठना है। आप 6 AM उठ सकते हैं, बहुत अच्छा, 7 AM उठ सकते हैं, बहुत अच्छा, इतने टाइम में उठ जाना है, इससे ज़्यादा 8 मत बजा देना, ठीक है, नहीं तो सीधे 9 बज जाएगा, 10 बज जाएगा। तो आपको क्या करना है, 6 बजे उठ जाना है। 6 बजे उठने के बाद थोड़ा सा आप क्या करिए, छत पे या थोड़ा सा पार्क है, थोड़ा सा बाहर अपने आसपास जहाँ पे आपको लगता है कि हरियाली है, ग्रीनरी है, थोड़ा सा वहाँ पे वॉक करिए। वॉक करेंगे, फ्रेश एयर लेंगे, क्योंकि फ्रेश एयर लेना बहुत ज़रूरी है। हमेशा रूम के अंदर AC कूलर पंखे के नीचे रह के हमेशा हम क्या करते हैं, सफोकेटेड इन्वायरमेंट का एयर ले रहे हैं, नहीं, बॉडी के लिए थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए, फ्रेश एयर लीजिए थोड़ा सा। साथ में थोड़ा सा एक्सरसाइज अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पा रहे तो थोड़ा सा रनिंग करिए, जॉगिंग करिए, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं करना है कि पूरी बॉडी ही पेन कर रही है तो 2 दिन तक सो ही रहे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा थोड़ा सा क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका मेटाबॉलिज्म सही रहेगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप फूड की बात करती हो तो फूड में अवॉइड, ये 7 महीने क्या करना है, अवॉइड करना है, क्या, जंक फूड, ठीक है। जो जंक फूड है इनको क्या करना है, अवॉइड करना है। जंक फूड को एकदम अवॉइड करिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आपके प्रॉब्लम हुई, आपको कोई भी लग रहा है कि बीमार हैं, तो आपका टाइम बहुत जाने वाला, क्योंकि 7 महीने हैं, बहुत ही कम समय है, कम समय में आपको मैक्सिमम अचीव करना है। तो आपको क्या करना है, फूड में अवॉइड करना है जंक फूड, ठीक है। इसके अलावा शुगर भी छोड़ सकते हैं, स्वीट थोड़ा कम खाइए, मीठा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मीठा ज़्यादा खाने से नींद आती है ज़्यादा, ठीक है, इनको छोड़ सकते हैं आप एकदम नॉर्मल प्लेन खाना खाइए, जितना हो सके प्लेन खाना खाइए, एकदम सादा खाना खाइए। इसके अलावा आप फ्रूट भी अच्छा खाइए, फ्रूट भी खा सकते हैं, और वेजिटेबल बहुत लोग खाना चाहते हैं तो वो भी खा सकते हैं, बट कोशिश करिए आप प्लेन खाना खाइए, जिससे आपकी बॉडी क्या हो, हल्की हो, आपको हल्का महसूस हो। ऐसा नहीं कि आपने खाना खा लिया, बने हैं क्या, छोला भटूरा सब कुछ बने, खा लिया, बॉडी एकदम लग रहा है कि एकदम पूरा भर चुकी है, अब तो नींद आ रही है, लेकिन पढ़ना है, ऐसा मन में आ रहा मोटिवेशन की पढ़ना है, कुछ टाइम बाद 1-2 घंटे बाद देख रहे आप बिस्तर पे सो रहे कि अब कल पढ़ लूँगा ना, ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा सा अपने खाने को भी लाइट रखना है, फूड को लाइट रखिए थोड़ी, ठीक है। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज थोड़ा बहुत करिए, मॉर्निंग वॉक करिए। इसके बाद अपना जो भी 6-7 बजे उठ रहे हैं आप, 1-2 घंटे में जो भी अपना नहाना धोना जो भी सारा काम करना है, ब्रेकफास्ट वगैरह, वो सारा काम करके अपना काम पे लग जाइए, ठीक है। यही आपको रूटीन फॉलो करना है। अगर आप ये रूटीन फॉलो करते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तभी कुछ होगा। कंसिस्टेंसी टूटना नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करना है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो कंसिस्टेंसी है ना, कि कोई परफेक्शन नहीं है। अगर आप चीज़ें परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। मेरा मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको फीवर हो गया इन्वायरमेंट की वजह से, या किसी तरीके से मान लीजिए आप बीमार हो जा रहे हैं, तो आप अगर टाइम 6 AM पे नहीं उठ रहे हैं, 7 AM से स्टार्ट नहीं कर रहे, जो भी आपने रूटीन बनाया है, अपना जो ये डेली का जो स्टडी टाइम टेबल है, इसको अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रहा है। क्यों ब्रेक हो रहा है? क्योंकि आपको एनेबल्ड है, आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप एकदम परफेक्शन के चक्कर में रहें कि नहीं आज मैं 6 बजे नहीं उठा, 8 बजे नहीं उठा, 8 बजे काम नहीं कर पाया,
10 बजे पढ़ना स्टार्ट था मेरा करना था, लेकिन नहीं हो पाया, अब तो 1 बज गया है, अब क्या पढूं यार, मूड ऑफ हो गया। ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि परफेक्शन कभी लाइफ में होता ही नहीं है। हर इंसान की लाइफ में क्या होता है, धीरे 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 कंसिस्टेंसी बनानी पड़ती है। अगर आपको लगता है कि आप एक दिन में 12 आवर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप 12 आवर पढ़िए, ये कंसिस्टेंसी है, ठीक है। अगर आप एक दिन में 8 घंटे कोई काम कर रहे हैं, ये कंसिस्टेंसी है। ये नहीं है कि आपने इतने टाइम को डिसाइड कर लिया, लेकिन कभी क्या हुआ कि इनको नहीं फॉलो कर पाए, तो परफेक्शन की वजह से अपनी कंसिस्टेंसी मत ब्रेक करिएगा, ठीक है। आप टाइम से करते हैं चीज़ें, बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन है। अगर नहीं हो रहा फिर भी कोशिश करिए, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होना। अगर आपने कल 5 घंटे पढ़े हैं, ठीक है, तो आज भी 5 घंटे से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए, लेकिन 5 घंटा ही अगर आप पढ़ पा रहे तो 5 घंटा ही पढ़िए, यही कंसिस्टेंसी है, ठीक है। मत कोशिश करिए कि 12 घंटा पढ़ेंगे, 13 घंटा पढ़ेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे परफेक्ट रहेंगे, मैं इस टाइम पे ये कर लूँगा, नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करना है आपको, इससे ही इसी पेस पे चलना है। धीरे 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 क्या होगा, आदत बन जाएगी। जब आदत बन जाएगी इंसान कर लेता है। पहले आपको क्या करना है, ट्राई करना है, प्रयास करिए, ठीक है, अटेम्प्ट करिए, फिर क्या करिए, प्रैक्टिस करिए कि हाँ हो सकता है मुझसे, और लास्ट में क्या होता है, यही चीज़ें आदत बन जाती, हैबिट बन जाती। तो पहले आपको क्या करना है, कोई चीज़ को ट्राई करना है। ट्राई करने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि जब तक इंसान कोई काम करता नहीं है तब तक के लिए ही वो काम उसके लिए टफ लगता है। जैसे ही वो इंसान वो काम कर लेता है, वो काम उसके लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। जब तक हम कोई चीज़ सोचते हैं कि मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगा, वो लगता है यार कितना टफ है, लेकिन जब इंसान उसे करने लगता है या कर लेता है तो उसको अरे कितना ईजी था यार, बस यही तो करना था। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ट्राई करना है। किसी चीज़ के लिए, कोई चीज़ को बहुत बड़ा नहीं बनाना है, लाइफ में ट्राई करते रहना है। नेक्स्ट क्या करना है, अगर आप ट्राई करें तो प्रैक्टिस करिए उस चीज़ को। अगर आपको उसको अपने लाइफ में लाना है, उस चीज़ को आपको हैबिट बनानी है, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जब इंसान प्रैक्टिस करता है तभी जाके उसकी हैबिट बनती है। तो आपको क्या करना है, अगर आपसे 10 दिन तक नहीं उठा जा रहा है सुबह में, आप 10 दिन तक कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पा रहे, नो प्रॉब्लम, रोना नहीं है, भागना नहीं है, कुछ नहीं करना है, लगातार लगे रहिए। 10 दिन तक नहीं होगा, क्या पता 15वें दिन से ये सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलने लगे। तो आपको क्या करना है, पहले तो ट्राई करिए ना। 10 दिन तक नहीं उठ पा रहे हैं, 10 दिन तक नहीं पढ़ पा रहे, 10 दिन तक नहीं हो पा रहे, नो प्रॉब्लम, आपको 10 दिन तक तो ये काम करना है, ट्राई तो करना है। फिर एक दिन क्या होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो इन टाइम को क्या करेंगे, आप मैनेज कर लेंगे। और जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक दिन आपकी क्या हो जाएगी, हैबिट बन जाएगी। और लाइफ में जिसके पास अच्छी आदतें हैं वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। आई होप आप मेरी इन स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। थोड़ा बहुत आप अपने में चेंज कर सकते हैं, हर इंसान के अपना खुद का ओपिनियन है, आप अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और मुझसे अगर कोई भी मिस्टेक हुई हो इसमें तो आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट, मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि सबकी अपनी एक खुद की पर्सनल चॉइस है, अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी है। मेरे अकॉर्डिंग ये मुझे सही लगा, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आपको कोई भी अच्छी सजेशन मुझे देना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करूँगी। बाकी पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।